तो आज अपन जो चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में, एक तो सिलेबस देख लेते हैं, जनरल सिलेबस जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज रहेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, तब आपको ये रहेगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ये चीज़ें पढ़नी है। देखो, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस, वो आपके पास होना चाहिए। चाहे आप आरएस की तैयारी करो तो आरएस का रखो, एसआई की कर रहे हो तो एसआई की, पटवारी की कर रहे हो तो पटवारी की। सिलेबस के बिना आपको पता नहीं रहेगा कि अपने को पढ़ना क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो फिक्स पूछता है। जैसे मान लो अगर सिलेबस में 10 पॉइंट लिखे हुए हैं और राजस्थान ज्योग्राफी से अगर उसे 10 क्वेश्चन पूछने हैं तो वो हर पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछेगा, ये एवरेज रहता है। मान लो 10 ही है और 15 क्वेश्चन पूछना है तो वो किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछेगा। अब वो 2 कहाँ पर पूछेगा, वो चीज अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको अपना जो एग्जाम है उसका जो पुराना पेपर है, क्योंकि अभी हाल ही में लगभग सारी की सारी भर्तियां हुई है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की करो, एसआई का भी पेपर हुआ है, चाहे पटवारी की करो, पटवारी का भी अभी पेपर हुआ है। लगभग हर एग्जाम जो है उसका पेपर अभी हुआ है, तो वो ओल्ड जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर साथ में रखना है, या फिर घर पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी की अपन बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपने रहने वाला है वह है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे पहले आपके सामने आती है कि हमें जो है, एक तो जो भी आपका एग्जाम है उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो पॉइंट सारे के सारे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन एक भी पॉइंट छोड़ दे। जैसे कि 10 दिए हुए हैं, 10 में से 9 आपको अच्छे लगते हैं, एक आपको टफ लगता है, आप उसको छोड़ दिए। जैसे मान लो कि खनिज का टॉपिक है, खनिज का टॉपिक लगभग सारा का सारा राजस्थान ज्योग्राफी में रटने का होता है। कौन सा खनिज है, कहाँ पर पाया जाता है, उस क्षेत्र का नाम है, वही सबसे ज्यादा उसमें क्वेश्चन बनता है और वो रटने का होता है। मैक्सिमम 90% को वो जो टॉपिक है वो बहुत खराब लगता है, यार इतना कौन रटेगा, तो वो उसको छोड़ देता है। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी में अगर 10 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन खनिज के आने की संभावना रहती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से वो एक टॉपिक। तो एक तो सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस से अपने को ये पता रहता है कि अपना जो रास्ता है, जो मार्ग है वो क्या है, किस तरफ हमें जाना है। राजस्थान ज्योग्राफी में अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि अभी अपन सिलेबस भी देखेंगे। मैक्सिमम सिलेबस सेम रहता है, 2-3 टॉपिक जो है वो इधर उधर करते हैं। किसी सिलेबस के अंदर ऊर्जा का टॉपिक नहीं होता है राजस्थान में, किसी सिलेबस के अंदर जैसे परिवहन का टॉपिक नहीं होता है, किसी के अंदर पर्यटन का टॉपिक नहीं होता है। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं। किसी में पशुधन का नहीं होता है, जैसे आरएस के अंदर पशुधन का टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, एसआई के अंदर पशुधन का टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो है वो आपके नेचुरल रिसोर्स से पूछा जाता है। जैसे कि पटवारी के अंदर परिवहन का टॉपिक लिखा हुआ है, एलडीसी के अंदर परिवहन का टॉपिक नहीं लिखा हुआ। 4 टॉपिक ऐसे हैं जो रहते हैं, किसी एग्जाम में नहीं रहते हैं। उन 4 टॉपिक को आपको सिलेबस से ही देखना है कि क्या वो अपने एग्जाम में है कि नहीं है। अगर एग्जाम में नहीं है और आप उसको पढ़ रहे हो तो फिर तो वो नुकसान है, क्योंकि फालतू में चीजें याद करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज होती है आपके पास में मटेरियल, और मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो अपने नोट्स है वो आपके लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। कई बार स्टूडेंट की ये कोशिश होती है कि किसी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले ले, और उसके चक्कर में वो जैसे कोचिंग के नोट्स आपको यहाँ पर जो लिखाएंगे वो तो है ही, वो ढूंढता है कि एक अच्छी सी किताब और लेके आ जाते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। फिर प्लस में किसी दूसरे दोस्त के नोट्स और देख लेते हैं। फिर प्लस में कोई तीसरा आदमी गाइड कर दिया, नौकरी लग गई तो उसने बोल दिया कि ये वाली किताब ले आओ, तो वो वाली भी लेके आ जाता है। अब एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप 4 मैटर रखोगे, 4 चीजें मटेरियल के रूप में रखोगे, तो उनका रिवीजन कभी नहीं हो पाएगा और आप चारों तरफ भटक जाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस के बाद में वो है आपका जो मटेरियल है, वो फिक्स हो जाना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के लिए यही पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के लिए यही पढ़ना है। क्योंकि एक चीज को 10 बार दोहराओगे ना तो वो जल्दी से याद हो जाएगी, बजाय कि आप 10 चीजों को एक बार दोहरा पाओगे। इसलिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका मटेरियल, और मटेरियल के रूप में जो यहाँ पर आपको क्लास में नोट्स लिखाए जाएंगे वो बिल्कुल सफिशियंट है। क्योंकि मेरी ये कोशिश भी रहती है
जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसमें जो जो आपने पढ़ा है वो उन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। ये अपने जो पढ़ाए हुए हैं उसमें से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक तो ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, बाकी फिर भी 95% जो है किसी भी एग्जाम के अंदर जो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में वो उसमें एज इट इज मिल जाएगा। 5% की गारंटी कोई नहीं ले सकता, वो एक दो क्वेश्चन फैक्चुअल आ सकता है, बाकी 95% आपके लिए बिल्कुल सेफ है। तीसरी चीज, नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नोट्स क्यों रखना है, अगर आप खुद पढ़ पाते तो एक 300 पेज की किताब खुद पढ़ सकते थे, 500 पेज की किताब खुद पढ़ सकते थे। यहाँ पर आपका आने का उद्देश्य है कि उन 500 पेजों की बजाय हम 100-150 पेज पढ़ के नंबर ज्यादा लेके आ जाए। तो अपना दूसरा लक्ष्य ये भी रहता है नोट्स के अंदर कि कम से कम मटेरियल रखें ताकि आपको वापस रिवीजन में दिक्कत नहीं हो, समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी। चीजों को आपको विस्तार से समझाएंगे, बहुत लंबा समझाएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है नोट्स अपन उसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा टॉपिक राजस्थान के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश आता है, जो पहला ही टॉपिक है, बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है। अब उस टॉपिक के जितने नोट्स बनेंगे, जब आप मृदा का टॉपिक पढ़ोगे तो फिक्स 5 से 6 पेजों के अंदर नोट्स खत्म हो जाएगा। तो जिस टॉपिक की औकात है, जितना वो एग्जाम के अंदर खुद का हिस्सा रखता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे। तो नोट्स जो है ये अपने 100-150 पेजों के अंदर अंदर समेटने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए भी रिवीजन आसान रहे। ठीक है, तो ये एक चीज तो हो गई क्या पढ़ना है अपने को उसके लिए। अगली चीज आती है कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो अपने नोट्स है उस नोट्स का रिवीजन होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही चीजों को याद रख पाओगे। दूसरी चीज कैसे पढ़ना है, चूंकि आपका 1 डे एग्जाम है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए और प्लस में इसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी ले लीजिए कि किस प्रकार से जो टाइम है वो फिक्स टाइम, जैसे कि पटवारी के अंदर 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। अदर भी कोई भी एग्जाम है तो टाइम फिक्स रहता है, एसआई के अंदर 2 घंटे का टाइम फिक्स है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। तो नेगेटिव मार्किंग और टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों से बचने के लिए 2 चीजें आती है। पहली चीज तो ये आएगी, जब आप यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो अपन ने टॉपिक पढ़ा प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान की, तो उस टॉपिक को पढ़ते ही आप घर पे जाइए और एक ऐसी किताब रखिए एमसीक्यू के लिए कि आप उसमें से उस टॉपिक से आज तक जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको रिवीजन कर सको, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो टीचर ने पढ़ाया है उस लेवल के हिसाब से किस किस एग्जाम में कहाँ तक किस डीप तक जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप दिशा 2020 की किताब ला सकते हो, वो ऐसी किताब है जिसमें आज तक जो भी आरपीएससी ने, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर ने, चाहे हाईकोर्ट ने, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने, इन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं एसआई के, आपके चाहे आरएस के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, रीट के जितने एग्जाम हैं वो सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो उस किताब के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक वाइज चीजें लिखी हुई है, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति पेज नंबर है, उसके ऊपर जाओ, सीधा आपको बता देगा 1990 से लेकर 2023 तक कौन कौन से एग्जाम में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। उसको आप जैसे यहाँ से पढ़ के जाओगे, घर पे जाके रिवीजन करो और फिर सीधा उस किताब को खोलो और उसमें से वो क्वेश्चन निकाल लो, जो भी 20, 25, 100, 150 जो भी क्वेश्चन है, उनको निकालते ही आपको उस टॉपिक की अहमियत पता चल जाएगी और उस टॉपिक के अंदर से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी आपको जो है वो है पता चल जाएगा कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप खनिज का टॉपिक पढ़ोगे यहाँ पर और फिर आप जाकर वो एमसीक्यू ओल्ड क्वेश्चन खोलोगे खनिज का, तो खनिज में आप जैसे ही खोलोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि खनिज में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है या तो पूछते हैं लोहे अयस्क के जमाव क्षेत्र से, या पूछते हैं तांबे के जमाव क्षेत्र से, या पूछते हैं टंगस्टन के जमाव क्षेत्र से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि खनिज में भी ज्यादा ध्यान किन किन चीजों के ऊपर रखना है। ठीक है ना, तो ये एक चीज हो जाती है जो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग, और प्लस पहली चीज तो नेगेटिव मार्किंग को ये बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहां से जो है आप ये देख सकते हो कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन रहा है, ऑप्शन का कितने टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट। टेस्ट अपना ऐसा सीधा सा रहता है, जैसे ही अपने टॉपिक खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे ही जो है वो उस टॉपिक का टेस्ट रखते हैं, ताकि आप जो भी पढ़े हो पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन में वो टॉपिक खत्म हुआ है, उसके जस्ट बाद में आप टेस्ट देते हो तो आप एक बार वापस पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हो, और फिर यहाँ पर आप आके अगर टेस्ट देते हो तो उससे आपको 2-3 फायदे मिलते हैं। एक तो वो क्वेश्चन तो आपके निकाले हुए हैं ही ऑलरेडी, उसके अलावा कुछ और टेस्ट के अंदर नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, और दूसरी चीज यहाँ से नेगेटिव मार्किंग से भी आप बच सकते हैं।
और एक टेस्ट फिर बाद में जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तब आप क्वालिटी एजुकेशन का टेस्ट सीरीज जो है उसके माध्यम से भी टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप फिक्स टाइम के अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का ऑटोमेटिकली आपके काम सेट हो जाएगा। तीसरी चीज आती है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आपको इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, मैप के ऊपर, क्योंकि मैप से ही आप सारे के सारे टॉपिक को इजी कर सकते हो। मैप से आप अगर राजस्थान का मैप आपको अच्छे से याद है तो आप न केवल राजस्थान ज्योग्राफी बल्कि आप राजस्थान की हिस्ट्री भी बहुत आसानी से पढ़ लोगे, राजस्थान की कल्चर भी बहुत आसानी से पढ़ लोगे, क्योंकि मैप आपको याद है। आपको पता है कि भाई गेंदर नृत्य जो है वो शेखावाटी का है, अब आपको शेखावाटी की लोकेशन याद नहीं है तो वो चीज याद नहीं कर पाओगे। तिरमी जो नृत्य है वो हाड़ौती का, अब हाड़ौती पता नहीं है कहाँ पर है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैप। कल्चर में भी काम आएगा, हिस्ट्री में आएगा, लेकिन ज्योग्राफी में तो मैप अगर याद है तो 90% आपका काम आसान हो जाता है। चाहे आपको मैं बताऊंगा कि एक ऐसी नदी है जो राजस्थान के उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से फिर आपके डूंगरपुर में बहती है, फिर बांसवाड़ा की सीमा के ऊपर जाकर माही में मिल जाती है। अब आपको पता नहीं रहेगा कि उदयपुर कहाँ है, डूंगरपुर कहाँ है, कहाँ बांसवाड़ा है, कहाँ माही नदी है। तो जिसको ये लोकेशन याद रहेगी वो मैप से याद रहेगी, वहां से आपकी जो नदियां हैं वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। मान लो अपन प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा कि शुष्क सागवान वनस्पति प्रदेश जो है वो उदयपुर और कोटा जोन के अंदर फैला हुआ है। अब उदयपुर कोटा जोन है कहां पर ये भी आपको नहीं पता तो फिर वो चीजें याद नहीं होगी। तो मैप जो है वो आपको हर जगह पर सहायता करने वाला है। तो आप जो है दुकान के ऊपर जाएंगे तो राजनीतिक मैप इस प्रकार का मिलता है, पॉलिटिकल मैप, जो पूरा का पूरा खाली रहता है और उसमें ये राजस्थान के सारे जिले दर्शाए हुए रहते हैं। इस प्रकार का मैप एनी टाइम आपको साथ में रखना है क्लास में। कोई भी चीज ऐसी हो जो मैप के अंदर बना सकते हो, हाथों हाथ बना के जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो घर पे जाके उसको पेंसिल की जगह पर स्थायी बना लीजिए पेन से और वहीं पे चिपका लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो केवल उस मैप को देखने से ही आपका रिवीजन हो जाएगा, वापस उस मैटर को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। या आप राजस्थान में चाहे इंडिया ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सब में ये चीज अपना सकते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, ये अपन अभी वापिस चर्चा भी करेंगे मैप के ऊपर भी। ये अपने अधिकतम अंकों की वही हो गया, मैक्सिमम टेस्ट देना है इसमें एक ही चीज। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। देखो ये सिलेबस जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सीईटी का है, और एक सिलेबस आपके सामने ये वाला लिखा हुआ है जो जनरल एग्जाम के अंदर जैसे कि एलडीसी है या फिर आपका पटवारी है, इन एग्जाम के अंदर जो है यह सिलेबस आता है। अगर आप इनमें देखेंगे तो मेजर टॉपिक वही है जो लगभग सेम है 90%, जो मैं आपको 10% बोल रहा हूँ वो अलग रहेंगे। जैसे कि देखिए पहला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान के अंदर भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, यानी कि राजस्थान जो है उसको भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा हुआ है ये चीज इसके अंदर पढ़ना है। जैसे कि भौतिक रूप से भाई राजस्थान में मरुस्थल भी है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी है, राजस्थान के अंदर मैदानी क्षेत्र भी है नदियों की वजह से बना हुआ, राजस्थान में हाड़ौती का पठारी क्षेत्र भी है। तो इनके बारे में अपन विशेष रूप से इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे कि राजस्थान जो है उसे बड़े तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है। एक रेतीला मैदान है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, एक राजस्थान के बीच में एक अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान के पूर्व में जाते हैं तो हमें एक मैदानी क्षेत्र मिलता है जो कि चंबल नदी हुई, बनास नदी हुई, बाणगंगा नदी हुई, इनके द्वारा निर्मित है। और जब हम दक्षिण पूर्व राजस्थान में जाते हैं तो हमें हाड़ौती का पठार देखने को मिलता है जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक प्रकार से हिस्सा है। ये चीजें इसमें आने वाली है सारी की सारी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस टॉपिक को छोड़िए, मुख्य भौतिक विभाग ये वही टॉपिक है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग सेम ही है दोनों सिलेबस के अंदर। मरुस्थलीय प्रदेश अरावली हुआ, मैदानी हुआ, पठारी प्रदेश हुआ, ये चीज इसमें आती है। लेकिन इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है स्थिति एवं विस्तार, इस टॉपिक के लिए अपन सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी में पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। उस सामान्य परिचय का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ। ये चीजें कभी भी सिलेबस में लिखी हुई नहीं आएगी, यहाँ पर भी नहीं लिखी हुई है ना यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ पर केवल स्थिति विस्तार लिखा है। लेकिन इससे भी पहले जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई राजस्थान का नाम कैसे हुआ, तो उसमें कर्नल जेम्स टोड का क्या योगदान था, उसके अंदर जो आपके एक प्रकार से विलियम फ्रैंकलिन था उनका क्या योगदान था, वसंतगढ़ के कुछ अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं, तो राजस्थान का नामकरण उसमें देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान के अंदर जैसे ही हम राजस्थान की वर्तमान स्थिति देखते हैं कि भाई 33 जिले हैं, 7 संभाग है, क्या ये पहले ही इतने ही थे या फिर इनके कुछ बनने का एक क्रम था, तो अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान में 33 जिले किस प्रकार से बने, 7 संभाग जो है वो कैसे बने, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे इसके ऊपर भी कि राजस्थान की जो पृथ्वी है उसके ऊपर क्या स्थिति है, उसको बोला जाता है स्थिति और विस्तार।
यानी कि अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। फिर हम बात करेंगे कि राजस्थान जो है इसके आसपास की जो बाउंड्री है उस पर अगर कोई देश स्थित है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बोला जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन करेंगे। राजस्थान से कोई भारत का राज्य सीमा बना रहा है तो बिल्कुल बना रहा है, तो उनके साथ जो सीमाएं हैं उनको अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में बात करेंगे, तो वो अध्ययन करना है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस टॉपिक से पहले पहले आती है, उसे राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर पढ़ना है, और उसके बाद में ये भौतिक विशेषताएं जो है ये आ जाती है। इसी प्रकार से देखिए अगला पॉइंट, जैसे कि जलवायु दशाएं, राजस्थान की क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण सबसे ज्यादा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आता है। ये जलवायु के साथ में ही राजस्थान के अंदर मानसून तंत्र जो है वो क्या है और जलवायु प्रदेश जो है ये क्या है, ये सारा का सारा जो है वो क्लाइमेट का टॉपिक आता है। इसी प्रकार से ये आपके इस सिलेबस में भी लिखा हुआ है। आप जब अपना सिलेबस खोलोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। अभी एसआई के सिलेबस पे भी देख लेंगे। अगला लिखा हुआ है जैसे कि मृदा का टॉपिक, यानी कि राजस्थान के अंदर मृदा जो सोइल है वो किस प्रकार से क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लगभग हर सिलेबस में मिलेगा। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं मुख्य रूप से उसको कहा जाता है अफवाह क्षेत्र या फिर अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र में नदियां पढ़ेंगे, नदियों के साथ साथ में झीलें राजस्थान में कौन कौन सी है, राजस्थान में नदियों के ऊपर बांध कौन कौन से हैं, राजस्थान में उन बांध की वजह से सागर जो पीछे पानी है वो कौन कौन से हैं, राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकें जैसे कि नाडा हुआ, नाडी हुई, खडीन हुआ, जोहड़ हुआ, ये सारे के सारे राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकें, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है यह है आपके राजस्थान में नदियों और उससे जुड़ा हुआ है, जो कि इस सिलेबस में भी अफवाह तंत्र के रूप में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, सीधा सा अगर आप पकड़ो, वनस्पति का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे जिनको किसी मानव के द्वारा नहीं लगाया जाता, जो ऑटोमेटिकली उगते हैं, वो सारे के सारे वनस्पति है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए वन, एक प्रकार से कह सकते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान जो है उसे 5 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों में बांटा जाता है, अलग अलग हिस्सों के अंदर। तो ये इस टॉपिक के अंदर विशेष रूप से अपन बात करेंगे। अगला आता है जैसे कि वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, यानी कि राजस्थान में जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए कौन कौन सी चीजें चलाई जा रही है, जैसे कि राजस्थान में नेशनल पार्क हुए, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, राजस्थान में अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो कौन कौन से है, राजस्थान में मृगवन कौन कौन से, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कौन कौन से। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसके लिए है, वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए आती है। वो इस सिलेबस में भी आपको जो है वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये रही वन्य जीव के संरक्षण के लिए। तो इसमें भी वही चीज अपन सेम टू सेम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि रबी की और खरीफ की प्रमुख फसलें, अब किसी सिलेबस में तो आजकल जो है वो केवल प्रमुख फसलें लिखे हुए ही मिलने रही। अगर आप देखेंगे आरएस प्री में भी केवल प्रमुख फसलें ही लिखा हुआ है, एसआई के अंदर टॉपिक ही नहीं है। और कुछ कुछ सिलेबस में इसकी जगह पे लिखा हुआ आता है कृषि, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब राजस्थान में कृषि की बात करते हैं तब पूरी की पूरी चीजें पढ़नी पड़ती है कि ऋतुओं का क्या राजस्थान के अंदर एक प्रकार से क्रम है, राजस्थान के अंदर कृषि के अंदर उत्पादन कितना है, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, वो कृषि के अंदर आता है। लेकिन आजकल सिलेबस में केवल प्रमुख फसलें लिखी हुई आ गई, तो इसमें केवल रबी की फसलें कौन कौन सी है, खरीफ की कौन कौन सी है, जायद की कौन कौन सी है, ये पढ़ लो और उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सीईटी के अंदर प्रमुख फसलें लिखा हुआ है तो इसमें ये चीजें आती है। यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर कहीं भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ये रहा देखिए, यहाँ पर जैसे इसमें लिखा हुआ है कृषि, कृषि कृषि के अंदर जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें। तो कुछ कुछ सिलेबस में केवल प्रमुख फसलें ही रहती है और कुछ सिलेबस में कृषि लिखते हैं, तो उसमें जलवायु प्रदेश हुआ, सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है, राजस्थान के अंदर कृषि का उत्पादन क्या क्या है, आर्थिक समीक्षा का पूरा अपडेट, वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अपन इसको वैसे ही विस्तार से ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आता है जैसे कि जनसंख्या। कुछ कुछ टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी में ऐसे मिलेंगे जो आपको रटने हैं, क्योंकि जनसंख्या के अंदर कोई चीज समझने की नहीं होती है। समझने की ये मैं आप समझा सकता हूं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो भाई 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व है। मैं समझा सकता हूं कि लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात के है। लेकिन वो है कितना, वो चीज फिर याद करने की ही है, क्योंकि जनसंख्या का जैसा टॉपिक जो है इनमें आपको चीजें याद करनी। तो कुछ टॉपिक होंगे जो याद करने के, रटने के, तो उनका टाइम टू टाइम रिवीजन अगर होता रहेगा तो आप भूलोगे नहीं। जनसंख्या से ही जुड़ा हुआ आता है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, जैसे कि भील जनजाति है, जैसे कि गरासिया है, जैसे कि डामोर है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट राजस्थान की जनजाति आती है, तो उनके ऊपर भी अपन यहाँ से चर्चा करेंगे।
जैसे कि इसके अंदर जो है वह राजस्थान का जनसंख्या का टॉपिक इसमें से लिखा हुआ ही नहीं है, देखिए इसमें से हटाया हुआ है। जनसंख्या का किसी सिलेबस में रहता है और किसी सिलेबस में नहीं रहता है, इस प्रकार से इनमें डिफरेंस आ जाता है। धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ राजस्थान के अंदर प्रमुख जो है वह, इसका मतलब एक ही है खनिज, खनिज का ही ये टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खनिज, दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक धात्विक होता है, अधात्विक होता है, जिसमें धातु के गुण मिलते हैं, भाई आघात वर्धनीय हो, करंट उसमें से चला जाए, विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं धातु वाले वो धात्विक हो जाएंगे, जैसे कि लोहा है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे। अधात्विक वो होते हैं जिनमें धातु के गुण नहीं होते हैं, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हमें मुख्य रूप से खनिज के टॉपिक के अंदर एक ही चीज पढ़नी है कि जैसे कि लोहा अयस्क है, राजस्थान के किस किस क्षेत्र में लोहे का जमाव है, वो क्षेत्र पूछा जाता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर मैग्नीज का जमाव कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर जैसे रॉक फास्फेट का जमाव कहाँ पर है, झामर कोटड़ा, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में रॉक फास्फेट के लिए। राजस्थान में डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन का जमाव क्षेत्र है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है खनिज में वो जमाव क्षेत्र के पूछे जाते हैं, बाकी जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं वो साइंस में पूछे जाते हैं कि कौन सा अधात्विक है और कौन सा धात्विक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता है। इसी टॉपिक को जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जैसे खनिज संपदाएं, यानी कि खनिज से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है वो यहाँ पर इसमें लिख दिया। जैसे कि अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के अंदर एनर्जी के लिए कौन कौन से रिसोर्स है, परंपरागत और गैर परंपरागत। ये सेम टू सेम टॉपिक आपके आरएस प्री और मेंस दोनों में लिखा हुआ है। परंपरागत का मतलब हो गया ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, भाई अपना जन्म हुआ उससे पहले से ही हम देख रहे हैं कि पानी को गिराकर बिजली बना रहे हैं जल विद्युत के माध्यम से। अब उससे पहले से अपन देख रहे हैं कि कोयले को जलाकर जो है वो जो स्टीम है, जो भाप है, उसके माध्यम से एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन अपने जन्म के बाद अपन देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी अब हुई है, पवन ऊर्जा अब मिली है, या फिर जवारी ऊर्जा है अब मिली है। तो इसका मतलब जो अभी स्टार्ट हुई है उनको बोलते हैं गैर परंपरागत, और जो पहले से चली हुई आ रही है वो है परंपरागत। लेकिन अपने को ऊर्जा संसाधन में ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है कि भाई कौन कौन से राजस्थान में एनर्जी के सोर्स है, उनसे कितना उत्पादन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि इस सिलेबस के अंदर जो है वो आपके ये टॉपिक भी हटा रखा है। अगला है जैसे कि पर्यटन। राजस्थान के अंदर पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, वो इसमें पूछे जाते हैं। पर्यटन के परिपथ जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन पर्यटन के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है जैसे यातायात के साधन। यातायात के साधन का मतलब हो गया कि राजस्थान के अंदर परिवहन की यह बात कर रहा है, और परिवहन के अंदर जैसे कि राजस्थान में नेशनल हाईवे कौन कौन सी है, राजस्थान में स्टेट हाईवे कौन कौन सी है, राजस्थान के अंदर वायुयान के जो अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं, वो कौन कौन से हैं, राजस्थान के अंदर रेल के लिए जो है वो प्रमुख कौन कौन से विकास कार्यक्रम हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो नेशनल हाईवे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके इसमें आ जाता है यातायात के साधन। तो इसमें लिखा हुआ है केवल परिवहन के नाम से, इसका और उसका मतलब एक ही है। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन उनका मतलब जो है वो एक ही रहता है। अभी अपन देखेंगे एसआई का सिलेबस भी इंग्लिश। देखिए इसमें कुछ अलग से टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे। पर्यावरण से जुड़े हुए जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, जो प्रदूषण के प्रकार है वो कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे इसमें पढ़ना है। मरुस्थलीकरण एक प्रकार से इसी का ही हिस्सा है। मरुस्थलीकरण का मतलब है कि मरुस्थल जो है उसका विस्तार किस वजह से हो रहा है, उसमें अरावली का क्या योगदान है, या फिर उसके अंदर राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितना क्या मरुस्थलीकरण है, ये इसमें अपन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है पशुधन। पशुधन या लाइव स्टॉक जो है ये एक प्रकार से जनसंख्या का जैसा ही टॉपिक है। पशुधन में जैसे कि राजस्थान में कौन कौन से पशुधन विभिन्न वंश के मिलते हैं, उनकी कौन कौन सी नस्लें जो है वो अलग अलग है, वो सारी की सारी नस्लें पढ़नी है। राजस्थान में नवीनतम पशुओं की जो गणना हो रखी है, जिसे पशु गणना कहा जाता है, जैसे हम हर 10 वर्ष में जनगणना होती है हमारी जनसंख्या की, उसी प्रकार से हर 5 वर्ष के अंदर पशुओं की भी गणना करते हैं और उसे पशु गणना बोला जाता है। और वो भी यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी अपन करंट के आधार पर पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर बहुउद्देशीय और सिंचाई परियोजनाएं जो है ये कौन कौन सी, और जल संरक्षण की तकनीकें। तो इन सभी में जैसे बहुउद्देशीय के अंदर भाखड़ा नांगल परियोजना है, जैसे कि चंबल परियोजना है, जैसे कि माही परियोजना है, जैसे कि व्यास परियोजना, ये सारी की सारी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसी प्रकार से सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जैसे कि गंग नहर है, जैसे कि राजीव गांधी जो है वो सिंचाई परियोजना है, जैसे कि आपके भाखड़ा नहर है, ये सारे के सारे आपके सिंचाई परियोजनाओं में आते हैं। तो ये एक बड़ा तो इस तरह है सिलेबस का, उसके ऊपर ये सारे के सारे अपने पॉइंट्स रहने वाले हैं जो अपन पढ़ेंगे। सीक्वेंस अपना यही रहेगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, इसमें जो बेसिक है वो सारी की सारी आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है।
कितने समय में कोर्स होगा? कोर्स नॉर्मली जो है वो 2 महीने के अंदर आराम से आपका कोर्स हो जाएगा। 1 डे एग्जाम के हिसाब से 2 महीने है, RS मेंस के हिसाब से 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग भी उसमें करवाई जाती है इसलिए।